हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी 11th क्लास पॉलिटी की हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। और इसका लास्ट चैप्टर जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जो कि बात करता है द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और उसमें हमने ये समझा था कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और हमें किस तरीके से जो संविधान के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, तो आज जो है इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। और अभी मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद 2 पार्ट और लगेंगे जिसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज पार्ट 2 के साथ इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको आगे। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ दी पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की पॉलिटिकल फिलॉसफी वो क्या है। ठीक है, देखिए, तो इस फिलॉसफी को, यानी कि जो हमारे संविधान की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसको एक वर्ड में, यानी कि एक शब्द में जो है डिस्क्राइब करना, उसका व्याख्या एक शब्द में देना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सिंगल लेबल नहीं है। मतलब एक सिर्फ एक लेबल में हम बोल दें कि इंडिया की जो फिलॉसफी है वो डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिबरल भी है। लिबरल का मतलब है उदार। उदार मतलब है कि हम एक दूसरे के क्या करते हैं, जो ओपिनियंस हैं, जो विचार हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। टॉलरेंट है हम एक दूसरे के प्रति, वो उदारता हो गई। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक का मतलब है डेमोक्रेसी, यानी कि यहाँ पर रूल ऑफ द पीपल है, जो लोग हैं वो सरकार चुनते हैं। एगलिटेरियन मतलब यहाँ पर समानता है लोगों के बीच में। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि स्टेट जो है, जो हमारा देश है, उसका कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है। फेडरल है, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में जो है वो कॉर्डियल रिलेशंस हैं। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी वैल्यूज़ के प्रति हम लोग ओपन है। सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ है रिलीजन के आधार पर या भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक के आधार पर, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनके प्रति हम लोग सेंसिटिव हैं। एज वेल एज जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनके नीड्स के प्रति भी हम सेंसिटिव हैं। और हमारा जो कमिटमेंट है वो क्या है, हम एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी जो है वो अपनी बनाना चाहते हैं, यानी कि एक कॉमन राष्ट्रीय पहचान जो है वो बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा कमिटमेंट है। तो ये हमारी फिलॉसफी है, हम उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप बात समझ गए। यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो क्या कमिट है, उसका उसका जो कमिटमेंट है वो फ्रीडम के प्रति है, इक्वलिटी के प्रति है, सोशल जस्टिस एंड सम फॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी। और इन सब के अंडरनीथ, यानी कि इन सब के जो बैकग्राउंड में जो चीज़ है वो क्या है कि देयर इज अ क्लियर एम्फोसिस ऑन पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स फॉर पुटिंग दिस फिलॉसफी इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, और एक क्लियर एम्फोसिस है। क्लियर एम्फोसिस का मतलब है एक क्लियर जो है वो जोर दिया गया है किस बात के ऊपर, कि पीसफुल और डेमोक्रेटिक मेजर्स होने चाहिए, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीकों से, डेमोक्रेटिक तरीकों से कैसे इस फिलॉसफी को जो है वो प्रैक्टिस में लाया जाए। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अब एक एक करके कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो ये हमने फिलॉसफी की बात करी, जैसे फ्रीडम है ना, और ये सारी चीज़ों की बात करिए, तो उसको हम एक एक करके अब देखेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं वो है इंडिविजुअल फ्रीडम की। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्स कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि सबसे पहला पॉइंट जो हमें संविधान के बारे में समझना चाहिए वो उसका कमिटमेंट है टूवर्ड्स इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब आप कहिए कि हर व्यक्ति की जो अपनी है वो उसकी खुद की आज़ादी, फ्रीडम। ठीक है, अब ये जो कमिटमेंट है ये मिराक्युलसली इमर्ज नहीं होता है आउट ऑफ काम डेलिब्रेशंस अराउंड द टेबल, यानी कि जब संविधान बन रहा था तो ऐसा नहीं हुआ कि इस फ्रीडम को ये रखा गया कि अच्छा संविधान में जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, तो ये कोई चमत्कारिक तौर पर नहीं आ गया कि हाँ सब लोगों ने कह दिया कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है एक सदी से भी ज़्यादा समय तक, तब जाके ये इंडिविजुअल फ्रीडम का जो कमिटमेंट है वो सामने आया है। ठीक है, कैसे देखिए, एज अर्ली एज द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो राम मोहन रॉय थे, यानी कि राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने भी जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस को कर्टेल किया गया था, है ना, जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट थी उनके द्वारा प्रेस, यानी कि जो आपकी मीडिया थे, उसके ऊपर उसकी जो
आज़ादी थी उसके ऊपर क्या कर दिया था, उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, राजा राम मोहन रॉय ने। और रॉय ने यह आर्ग्यू किया था कि स्टेट रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट प्रोवाइड देम विद द मीन्स बाय विच देयर नीड्स आर कम्युनिकेटेड। यानी कि जो स्टेट है, यानी कि जो एक तरीके से आप कहिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों की जरूरतों के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिव है। यानी कि अगर लोगों को कुछ जरूरत होगी तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए लोगों को क्या दिया जाना चाहिए, अधिकार दिए जाने चाहिए या ऐसे साधन दिए जाने चाहिए कि वो अपने जो नीड्स हैं, जो अपनी ज़रूरतें हैं, उनको बता तो सके। यानी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो आपके अधिकारों को पूरा, सॉरी, वो आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगी, और दूसरी तरफ आपको अपनी ज़रूरतें बताने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो फिर आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी कैसे, जब आपको पहले बोलने तो दिया जाए। आप जब बताएंगे कि अच्छा मुझे ये ज़रूरत है, तब जाके वो ज़रूरत पूरी होगी। आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो इसीलिए जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने क्या बोला कि द स्टेट मस्ट परमिट अनलिमिटेड लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन। यानी कि स्टेट के पास, स्टेट को जो है लोगों को क्या देना चाहिए, पब्लिकेशन के अनलिमिटेड लिबर्टी देनी चाहिए कि लोग जो है अपनी बात खुलकर लिख सकें। लाइकवाइज इंडियंस कंटिन्यू टू डिमांड अ फ्री प्रेस थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल। तो इसी तरीके से जो है पूरे के पूरे ब्रिटिश रूल के दौरान आपने देखा होगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा होगा कि किस तरीके से पूरे के पूरे हमारे जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो भी हमारी लड़ाइयाँ चलती रही हैं, सारे के सारे नेशनल मूवमेंट्स वगैरह होते रहे हैं, उसमें फ्री प्रेस की जो डिमांड है वो हमेशा बनी रही है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, इट इज नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये चीज़ कोई बहुत आश्चर्य की नहीं है, बहुत सरप्राइज की नहीं है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारे संविधान का एक क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। सो इज द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। और साथ ही साथ आर्बिट्रेरी अरेस्ट मतलब किसी को भी जो है वो मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है। आफ्टर ऑल द इनफेमस रोलट एक्ट विच द नेशनल मूवमेंट अपोज सो वेहेमेंटली सॉट टू डिनाई दिस बेसिक फ्रीडम। ठीक है, आपको रोलट एक्ट के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर लगाया था इंडियंस के ऊपर, ताकि इंडियंस जो है वो मतलब एक एक्ट लगाया गया था, डिफेंस एक्ट करके कुछ था, और उसके बाद उसी को आगे बढ़ा के जो है वो रोलट एक्ट का नाम दिया गया था, 1919 में पास किया गया था कि इंडियंस जो भी है वो कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि वो लोग आपस में मिलजुल नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब वो कुछ भी इस तरीके की जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा क्या था, रोलट एक्ट, हिस्ट्री में आई होप आपने पढ़ा होगा। तो वो इस फ्रीडम को डिनाई करता था। तो दीज एंड अदर इंडिविजुअल फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस आर पार्ट ऑफ द लिबरल आइडियोलॉजी। तो यानी कि ये फ्रीडम हो गई इंडिविजुअल फ्रीडम, और साथ ही साथ कॉन्शियंस की फ्रीडम। कॉन्शियंस की फ्रीडम है कि रिलीजन्स को लेकर मेरा जो भी बिलीफ है, यानी कि जिस भी धर्म को मैं अपनाना चाहूँ मैं अपना सकता हूँ, ये होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है। ये आपका लिबरल आइडियोलॉजी का पार्ट है, यानी कि जो उदारवादी विचारधारा है ये उसके हिस्से हैं, उसके पार्ट है। ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग लिबरल करेक्टर। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, लिबरल करेक्टर उसका है। क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके की जो फ्रीडम्स है, यानी कि जैसे इंडिविजुअल की फ्रीडम भी है, हमारे कॉन्शियंस के ऊपर भी फ्रीडम है, और आर्बिट्ररी अरेस्ट के अगेंस्ट भी फ्रीडम है, आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी है। तो ये सारी तरीके की जो फ्रीडम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका करेक्टर कैसा है, बहुत ही ज़्यादा लिबरल है। इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, वहां पर हम इस चीज को देख चुके हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो वापस जाके एक बार उस चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। इट माइट बी रिकॉल्ड दैट फॉर ओवर 40 years बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन every single resolution, scheme, bill and report in the Indian National Congress mentioned individual rights not just in passing but as a non-negotiable value। यानी कि जब हमारा संविधान नहीं बना था उससे भी लगभग 40 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके हर रिजोल्यूशन, स्कीम में, बिल में, रिपोर्ट में जो है इंडिविजुअल राइट्स का जिक्र होता था, ठीक है। और वो इसको सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए नहीं, लेकिन एक नॉन नेगोशिएबल वैल्यू, यानी कि एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा मूल्य था जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई नेगोशिएशन या समझौता नहीं किया जा सकता था, वो मेंशन रहता था, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में आई होप आप बात समझे। अब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस, ठीक है।
अब when we say that the Indian constitution is liberal, we do not mean that it is liberal only in the classical western sense. यानी कि जब हम ये बोल रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है, तो हम उसको एक क्लासिकल वेस्टर्न सेंस में लिबरल नहीं मानते. क्यों? क्योंकि अभी जब आप क्लास 11th की अगली बुक पढ़ेंगे, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, जो है पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें आप लिबरलिज्म के आइडिया के बारे में जानेंगे कि वाकई में लिबरलिज्म क्या होता है. और क्लासिक लिबरलिज्म का मतलब तो और भी अलग है. उसमें क्या है कि वो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है, ओवर डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज. यानी कि कम्युनिटी वैल्यूज और सोशल जस्टिस के ऊपर ज्यादा वहां पर फोकस नहीं है, और वहां पर जो है इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं, यानी कि जो एक एक व्यक्ति है उनके जो अधिकार हैं, उनको ज्यादा फोकस दिया जाता है. ये होता है क्लासिक लिबरलिज्म में. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है. इंडिया में क्या होता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिबरलिज्म है वो इस वर्जन से, यानी कि जो ये क्लासिकल लिबरलिज्म है, उससे दो तरीके से अलग है. कैसे? पहला देखिए, पहला तो ये सोशल जस्टिस के साथ लिंक है. जो हमारा लिबरलिज्म है वो सोशल जस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है. और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हमने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन, यानी कि उनके लिए आरक्षण का प्रोविजन या प्रावधान बना रखा है अपने संविधान में. तो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट द mere granting of the right to equality was not enough to overcome the age-old injustices suffered by these groups or to give real meaning to their right to vote. यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये बात पता थी, ये बात समझ में थी उनके, कि सिर्फ और सिर्फ राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार देना इन लोगों के लिए काफी नहीं है. जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जो काफी पुराने समय से, जो है काफी पास्ट के समय से इनजस्टिसेस यानी कि अत्याचारों को झेलते आ रहे हैं, उनको अगर हम सिर्फ राइट टू इक्वलिटी दे के बात खत्म कर दें तो बात नहीं बनेगी, ठीक है. उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस वगैरह जो है वो स्पेशली देने पड़ेंगे, ताकि उनके जो अधिकार है वो उनको वापस मिल सके, या उनका जो राइट टू वोट है उसको एक रियल सेंस में जो है उसको एक मीनिंग या मतलब मिल सके. स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स वर रिक्वायर्ड टू एडवांस देयर इंटरेस्ट. तो उनके जो इंटरेस्ट है यानी कि जो उनके हित है उनको आगे लाने के लिए कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स या कदम उठाने की जरूरत थी. वो इस तरीके से रिजर्वेशन वगैरह देके किया गया है. देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रोवाइडेड अ number of special measures to protect the interest of scheduled caste and scheduled tribes such as the reservation of seats in legislatures. ठीक है, तो इस तरीके के जो भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं उससे इनको क्या दिया गया है, इनके जो इंटरेस्ट है, इनके जो हित है उनको प्रोटेक्ट किया गया है. जैसे कि इनको लेजिस्लेचर वगैरह में रिजर्वेशन, इनको सीट्स वगैरह में रिजर्वेशन वहाँ पे मिला है, और साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया हुआ है, रिजर्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें तो पता ही है. अब इसके बाद यहाँ पर नीचे एक कॉलम में बात लिखी है जो के एम पन्नीकर है, इनकी एक बुक है दैट इज इन डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म. ये क्या बोलते हैं कि इंडियन लिबरलिज्म की दो शाखाएं हैं, दो स्ट्रीम्स हैं. एक तो जो राम मोहन रॉय ने स्टार्ट की थी, उन्होंने एम्फसाइज किया था इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, स्पेशली बात करते थे वो विमेन राइट्स यानी कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में. और सेकेंड स्ट्रीम जो थी उसमें थिंकर्स इंक्लूड होते थे, जैसे के.सी. सेन हो गए, केशव चंद्र सेन, आपके जस्टिस रनाडे हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए. ये इन लोगों ने क्या किया कि ऑर्थोडॉक्स जो हिंदुइज्म था उसमें सोशल जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म मतलब वही जो कास्ट बेस्ड सिस्टम वाला था, उस पर सोशल जस्टिस के स्पिरिट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. और विवेकानंद के लिए सच अ रीऑर्डरिंग ऑफ हिंदू सोसाइटी कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट लिबरल प्रिंसिपल्स. और इस तरीके का जो हिंदू सोसाइटी का रीऑर्डरिंग किया गया है वो पॉसिबल नहीं हो सकता था अगर लिबरल प्रिंसिपल्स नहीं होते तो. ठीक है, आई होप बात क्लियर है. चलो आगे देख लेते हैं. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेजेस इक्वल रिस्पेक्ट बिटवीन कम्युनिटीज. दिस वॉज नॉट ईजी इन आवर कंट्री. फर्स्ट बिकॉज कम्युनिटीज डू नॉट ऑलवेज हैव अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वलिटी. ठीक है, अब देखो हमारे जो देश है वहां पर अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, जो समुदाय हैं, उनके बीच में क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट है. मतलब हमारा संविधान तो यही कहता है कि सबके बीच में क्या होने चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए. लेकिन हमारे देश के लिए ये करना ये आसान नहीं था. क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जो अलग अलग कम्युनिटीज है, एक तो कम्युनिटीज बहुत सारी है, और फिर अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनमें रिलेशनशिप जो है वो इक्वलिटी का नहीं है. दे टेंड टू हैव हायरार्किकल रिलेशनशिप्स विद वन अनदर. जैसे कि कास्ट के केस में होता था, सारी कास्ट जो है वो एक दूसरे को बराबर तो समझती नहीं थी, तो हायरार्किकल यहाँ पर था, तो उसी तरीके की बात थी. और सेकेंडली व्हेन दिस कम्युनिटीज डू सी ईच अदर एज इक्वल
दे ऑल्सो टेंड टू बिकम राइवल्स एज इन द केस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। और कभी कभार अगर ये एक दूसरे की जो समुदाय थे, जो कम्युनिटीज थी, उनको अगर सेम देखती भी थी, इक्वल समझती भी थी, तो फिर वो आपस में क्या होता था कि जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में आपने देखा होगा कि वो राइवल्स बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें थी। अब यही जो चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने कि हाउ टू मेक कम्युनिटीज लिबरल इन देयर अप्रोच एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट अमंग देम अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ हायरार्की और इंटेंस राइवलरी। अब ये हायरार्की का सिस्टम तो था ही था, इंटेंस राइवलरी भी थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, जो संविधान निर्माता है, उनके सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से इन कम्युनिटीज को लिबरल बनाया जाए इनकी अप्रोच में, और इनके अंदर एक इक्वल रिस्पेक्ट, यानी कि एक सामने वाली कम्युनिटी के लिए समान जो इज्जत है वो होनी चाहिए, उसका एक भाव इनके मन में कैसे लाया जाए। क्योंकि यहाँ तो हायरार्की चल रही है या फिर बहुत ज्यादा राइवलरी चल रही है, तो ये चीज कैसे लाई जाए, ये हमारे संविधान निर्माताओं के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था। ठीक है, इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटीज एट ऑल एज मोस्ट वेस्टर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस डू। यानी कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी एक बहुत आसान सॉल्यूशन था, और वो ये था कि हम इन कम्युनिटीज को क्या करें, रिकॉग्नाइज ही नहीं करें। जैसे बहुत सारे जो वेस्टर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर ऐसा ही होता है कि वो कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, तो उससे फिर ये कम्युनिटीज रहेंगी ही नहीं, तो फिर सारा का सारा खेल होगा ही नहीं, ये राइवलरी में नहीं होगी, हायरार्की भी नहीं होगी। तो बट दिस वुड हैव बीन अनवर्केबल एंड अनडिजायरेबल इन आवर कंट्री। लेकिन ये हमारे देश में ये सिस्टम नहीं चलता। अगर हम कम्युनिटीज को अनरिकॉग्नाइज कर देते तो यह हमारे वहां काम नहीं चलता। क्यों? दिस इज नॉट बिकॉज इंडियंस आर अटैच टू कम्युनिटीज मोर देन अदर्स। अब ये ऐसा भी नहीं है कि इसलिए काम नहीं करता कि इंडियंस जो है वो अपनी कम्युनिटीज से औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। Individuals everywhere also belong to cultural communities, and every such community has its own values, traditions, customs and language shared by its members। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही जो है वो अपनी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, और जगह भी सब जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, उनके कम्युनिटी की अपनी वैल्यूज होती हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपने कस्टम होते हैं, अपने लैंग्वेज होते हैं, वो सबके होते हैं। जैसे कि फ्रांस और जर्मनी की अगर हम बात कर ले, तो वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एंड आर डीपली अटैच्ड टू इट, और वो उससे जुड़े हुए भी हैं। ठीक है, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज दैट वी हैव मोर ओपनली एक्नॉलेज्ड द वैल्यू ऑफ कम्युनिटीज। लेकिन हमारे लिए चीज अंतर क्या है फिर? हम तो कह रहे हैं कि वो भी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, हम भी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो अंतर हमारे लिए ये है कि हमने कम्युनिटीज का जो महत्व है उसको ओपनली माना है, हमने उसको ओपनली एक्नॉलेज किया है कि हाँ, हमारे वहाँ जो कम्युनिटीज हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा है। मोर इंपॉर्टेंटली, इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज। इंडिया में जो है कल्चरल कम्युनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। फ्रांस और जर्मनी की तरह ऐसा नहीं है। वी हैव सेवरल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। अब इंडिया में तो आपको पता है कि जैसे फ्रांस है या जर्मनी है, वहाँ की तो भाषा भी एक ही है, मतलब जर्मनी वाले जर्मन बोलेंगे, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलेंगे, तो उनकी तो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज का कोई अंतर है ही नहीं। लेकिन इंडिया में आपको पता है कि सिर्फ इंडिया कहने से एक भाषा सेम नहीं होती, यहाँ पर कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे वहाँ रिलीजन्स बहुत ज़्यादा हैं अलग अलग, तो रिलीजियस कम्युनिटीज भी अलग अलग बन जाती हैं। तो इट वॉज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट नो वन कम्युनिटी सिस्टमेटिकली डोमिनेट्स अदर्स। तो ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी था कि कोई भी एक समुदाय या कोई भी एक कम्युनिटी जो है वो दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए। वो एक दूसरे के बराबर हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। तो दिस मेड इट मैंडेटरी फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी बेस्ड राइट्स। तो इसलिए ये हमारे संविधान में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया कि हम कम्युनिटी बेस्ड राइट्स जो है, यानी कि जो सामुदायिक स्तर पर जो उनके अधिकार है उसको क्या करें, पहचान दें, रिकॉग्निशन दें। ठीक है, अब ऐसा ही एक राइट है, राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज टू एस्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपना खुद का एक शैक्षणिक संस्थान जो है, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। और इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकार से पैसा भी मिलता है। ये कौन सा आर्टिकल है, चलिए मुझे बताइएगा। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बात लिखी गई है, वो मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बहुत सारी पढ़ा चुका हूँ मैं, हमने अपनी पूरी की पूरी पॉलिटी तो पढ़ी ली है, वहाँ पर से आप लोगों ने शायद कवर कर लिया होगा, या मुझे इसका आर्टिकल बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताते हैं। ठीक है, अब दिस प्रोविजन शोज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सी रिलीजन मियरली एज अ प्राइवेट मैटर कंसर्निंग द इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि ये जो प्रावधान है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजन को या धर्म को सिर्फ एक प्राइवेट मैटर, यानी कि एक
इंडिविजुअल का मैटर मान के बात नहीं करता है, उसको कम्युनिटी बेस्ड पे जो है रिकॉग्निशन मिला हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर को आज हम लोग थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगा ये आज का लेक्चर, क्योंकि अगला जो पार्ट है जिसमें हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करेंगे वो फिर थोड़ा सा अदरवाइज लंबा है, और सेक्युलरिज्म वगैरह को लेकर हमें बात करनी है, और थोड़ा सा जो है हमारे पास कुछ और भी इस तरीके के जो हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कुछ और एक दो पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात होगी, फेडरलिज्म की बात होगी, इस तरीके की एक दो चीज़ों की और बात होंगी। वो सारी बातें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी अगर कोई भी आपको और क्वेरी है तो आप हमें मेल के थ्रू भी हमें जुड़ सकते हैं। मेल आप हमें कर सकते हैं support@okul.co पर, और बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए, अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।